नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए सेशन में। देखिए, हमने हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्ययन कर लिया है और कक्षा 7 का भी अध्ययन कर लिया है। आज से शुरू कर रहे हैं कक्षा 8, जिसका पहला अध्याय हम आज पढ़ेंगे। इसमें जो पहला अध्याय दे रखा है उसमें 18वीं सदी का जो राजस्थान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं अपने, तो चैनल से जुड़े और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सामग्री अपने यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। और इस क्लास की पीडीएफ और क्लास का शेड्यूल प्राप्त करने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। हम 18वीं सदी के जो राजस्थान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उस दौरान जो राजस्थान राज्य है इसमें मराठाओं का जो हस्तक्षेप है वो काफी हद तक बढ़ गया था। तो हम जो बढ़े हुए हस्तक्षेप है मराठाओं का उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मराठा शक्ति थी, इसको संगठित करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? छत्रपति शिवाजी को जाता है। शिवाजी को जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे। देखिए, उत्तर भारत में एक शासक था औरंगजेब, मुगल शासक। मुगल शासकों में देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बाद में जो औरंगजेब है, इनकी मृत्यु होने के बाद उत्तरी भारत के और मराठा सोचते हैं कि हमें अपने पैर फैलाने चाहिए, पैर पसारने चाहिए। तो मराठा शक्ति को उत्तर भारत में फैलाने के लिए मराठा अग्रसर होते हैं और सबसे पहले मालवा, जो मुख्य तौर पे कहाँ माना जाता है, एमपी और गुजरात में आक्रमण करते हैं। मराठाओं का मालवा और गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। चिंता का विषय इसलिए बन गया था, इनको लगा था कि मराठा मालवा तक पहुंच गए, गुजरात तक पहुंच गए, अब राजस्थान की बारी है। इस कारण राजस्थान के जो शासक है वो काफी चिंता में पड़ गए थे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711, याद रखना भाई, 1711 ईस्वी में मराठाओं ने मेवाड़ में प्रवेश किया। सबसे पहले राजस्थान में जो मराठा है उन्होंने कहां पर प्रवेश किया था? मराठा में से मेवाड़। मेवाड़ में सर्वप्रथम मराठों ने राजस्थान में प्रवेश किया था 1711 ईस्वी में। याद रखोगे भाई। 1720, 9 साल बाद पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। मराठा शासक थे भाई एक, पेशवा बाजीराव। इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि जो मराठा का ध्वज है वो अटक से कटक तक फहराएंगे। अटक से कटक का मतलब है पाकिस्तान से उड़ीसा तक। अटक जो है ये कहां पर? पाकिस्तान में। ये उत्तरी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है। पहले क्या था? स्वतंत्रता से पहले जो अपना भारत था ये एक अखंड भारत था। तो अटक पाकिस्तान से लेके कटक उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी के तट तक, ये पूरा क्षेत्र मराठा का हो, ये लक्ष्य लेकर चल रहे थे पेशवा बाजीराव। 1726 ईस्वी में मराठाओं ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। 1726 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किए? कोटा व बूंदी, जो हाड़ोसी क्षेत्र है वहां पर मराठाओं ने आक्रमण किए। 2 साल बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार कर लिया। जब यहां पर आक्रमण किया तो डर के मारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो रियासत है, यहां के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। खिराज क्या था? कृषि भूमि पर दिया जाने वाला एक कर था। क्या था? कृषि भूमि पर दिया जाने वाला कर। वाला कर। 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुणे वहां का शासक बना दिया। यह मराठाओं का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। तो मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर हस्तक्षेप किया, कहां पर इंटरफेयर किया? तो वो बूंदी में किया भाई। बूंदी में सर्वप्रथम मराठाओं का हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जहां पर ये बुद्ध सिंह को पुणे वहां का शासक बनाते हैं। देखिए, बुद्ध सिंह का विवाह जयपुर के शासक सवाई जय सिंह की बहन से होता है, और इस शर्त पे होता है कि जय सिंह की जो बहन है उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र है यहाँ का शासक बनेगा। किसी बात को लेकर पुत्र को वहां का शासक
बनाने के लिए स्वीकार नहीं करते हैं बुद्ध सिंह। इस कारण जय सिंह आक्रमण करते हैं और इनको हटा देते हैं। बुद्ध सिंह सहायता मांगते हैं किनकी? मराठों की। और मराठा पहली बार हस्तक्षेप करते हैं राजस्थान की राजनीति में। कहां पर? बूंदी में। और वापिस बुद्ध सिंह को शासक बना देते हैं। तो पहला हस्तक्षेप आपको याद रखना है, कहां पर करते हैं? बूंदी में करते हैं, बुद्ध सिंह को शासक बनाते हैं। हस्तक्षेप तभी करते हैं भाई जब आपस में बनती नहीं है, वरना किसी तीसरे को मौका थोड़ी ना मिलता है। जब अपने ही आपस में लड़ते हैं तब कोई तीसरा इंटरफेयर करता है, और जब तीसरा इंटरफेयर करता है तब सत्यानाश हो जाता है। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। कहाँ के? राजस्थान के। उनको लगा कि बूंदी में हस्तक्षेप किया है, कल अपनी बारी है, मतलब मराठा अपने पैर पसार रहे। तो राजस्थान के जो शासक है वो भयभीत होने लगे और उन्होंने निश्चय किया कि सभी को मिलकर इन मराठाओं के खिलाफ एक रणनीति तैयार करनी चाहिए ताकि इनको खदेड़ा जा सके। तो इन्होंने मराठाओं के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। और निर्णय किस रूप में लिया? एक हुड्डा सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। ये कब होता है भाई हुड्डा सम्मेलन? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 17 जुलाई 1734 हुड्डा सम्मेलन का जो आयोजन होता है वो 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में होता है भाई। हुड्डा सम्मेलन क्या था? ये मराठाओं को खदेड़ने के लिए जो राजस्थान के शासक है उनका सम्मेलन था। लेकिन आगे हम देखेंगे कि यह सम्मेलन कहां तक सफल हुआ या असफल हुआ। राजस्थान के राजपूत शासकों ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया। 17 जुलाई 1734 हुड्डा भीलवाड़ा में। अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? मेवाड़ के शासक है महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। पहले निर्धारित थी संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जानी थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इस कारण एन वक्त पर जो अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। पहले किनकी निर्धारित थी या किनकी अध्यक्षता में ये हुड्डा सम्मेलन होना था? संग्राम सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद आखिरी समय में महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में यह हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें आमेर से कौन भाग लेने आए? आमेर से सवाई जय सिंह आमेर से आए। जोधपुर से अभ्य सिंह आए। ये अभ्य सिंह वही है भाई जिनके कार्यकाल के दौरान खेजड़ली जो कांड हुआ था जिसमें अमरता देवी विश्नोई से 363 लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, वही अभ्य सिंह है। तो जोधपुर से हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभ्य सिंह, आमेर से सवाई जय सिंह और अपने नागौर से भक्त सिंह, कोटा से महाराव दुर्जनसाल ये हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ये सम्मेलन भाई सफल नहीं हो पाता। क्यों सफल नहीं हो पाता? इस सम्मेलन में एक अहमदनामा, ये क्या होता है? शपथ पत्र या शरत, मतलब अलग अलग शर्तें निर्धारित थी। एक शपथ पत्र था कि हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आओगे, मतलब दुख दर्द में एक दूसरे के हम काम आएंगे। ऐसा एक अहदनामा था जो तैयार किया गया, जिसमें यह निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। मतलब किसी पर भी संकट आएगा तो हम तैयार मिलेंगे। एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। इसमें यह अहदनामा था जिसमें यह शपथ निर्धारित की गई और ये बातें निर्धारित की गई कि यदि आप पर कोई आक्रमण करेगा तो हम सहायता करेंगे, हम पे कोई आक्रमण करे तो आप सहायता करोगे। मतलब जो आपका मित्र है वो हमारा मित्र होगा, जो आपका शत्रु है वो हमारा शत्रु होगा। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। किंतु लगा है ना, जहां किंतु लगता है मतलब संशय पैदा हो जाता है, और ये किंतु ऐसा था कि यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ। राजपूत शासक जो थे उनमें एकता का अभाव था। भले ही पूरा राजस्थान संस्कृति, वेशभूषा, बोलचाल इन सब में समरूपता रखता हो, लेकिन यहाँ के शासकों में एकता का अभाव था, जिस कारण हुड्डा सम्मेलन असफल होता है। आमेर के शासक सवाई जय सिंह की उदासीनता वे निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध की ये जो नीति थी उसको असफल बना दिया। कैसे बनाया? असफल बनाया इस नीति को। मतलब क्या निकला कि हुड्डा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 को हुड्डा भीलवाड़ा में आयोजित किया गया था वो सफल नहीं हो सका था। किस कारण? सवाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता के कारण, या हम बोले कि
यहाँ के शासकों की एकता के अभाव के कारण। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए कि भाई यहाँ पर हम सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यहाँ के शासकों में कितनी एकता है, क्या कोई जाए उनको हरा कर आ सकता है, वहां पर शासन कर सकता है, इन तमाम जो राजस्थान की जो नीति है, इस नीति के तहत यह क्या करते हैं, इसका आंकलन करने के लिए अपनी माताजी राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं। तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं अपनी माता, मतलब इनकी माताजी से सम्मान वापिस सकुशल लौट आते हैं, तो इनको लगता है कि हम राजस्थान में जाकर वहां के लोगों पर अधिकार कर सकते हैं, कोई खतरा अपने को महसूस नहीं होगा। ये एक नीति थी भाई इनकी, राजस्थान नीति थी, अपनी माताजी को यहाँ तीर्थ यात्रा पर भेजना। पेशवा बाजीराव अगले साल ही राजस्थान के दौरे पर आए और यहां से चौथ वसूली शुरू कर दी। कौन सी वसूली? चौथ वसूली क्या थी? ये चौथ वसूली यहाँ के शासकों से सुरक्षा के बदले लिए जाने वाले पैसे थे भाई, सुरक्षा के बदले ली जाने वाली राशि चौथ वसूली। दो पढ़े हमने, खिराज और चौथ वसूली, याद रखना है दोनों को ही। अब देखिए राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा की भूमिका। अब देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, जब दो लड़ते हैं तभी तो तीसरे को फायदा मिलता है, वरना जब अपने भाई भाई आपस में राजी रहे तो कोई मजाले कोई तीसरा इंटरफेयर करे। तीसरा इंटरफेयर तभी करता है जब भाई भाई या अपने ही आपस में लड़ते हैं, और जब अपने ही आपस में लड़ते हैं तीसरे की एंट्री होती है, और वो एंट्री इतनी खतरनाक होती है कि फिर वो दोनों के कभी भी नहीं बनती, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। यही हुआ अपने राजस्थान का हाल। यहाँ के शासक, यहाँ के भाई आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे, तभी तो ये मराठा है, इनको राजस्थान में इंटरफेयर होने का मौका मिला। तो राजस्थान के जो उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं की भूमिका उनको देखेंगे। उत्तराधिकारी संघर्ष का मतलब क्या है? माना कि किसी राजा के दो पुत्र है, वो दोनों पुत्र यहाँ के शासक बनना चाह रहे थे, यहाँ की गद्दी हथियाना चाह रहे थे, तो वो आपस में दोनों लड़ते हैं उस उत्तराधिकारी संघर्ष के लिए। और इसमें एक साइड का जो पुत्र है या शासक बनने की लालसा रखने वाला जो है, वो मराठाओं की सहायता लेने का प्रयत्न करता है, तभी मराठाओं को लाभ मिलता है या उनको मौका मिलता है और वो यहाँ की राजनीति में इंटरफेयर करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है कि राजस्थान में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुए उनमें मराठाओं की क्या भूमिका रही है। ये 1743 से 1750 के मध्य का भी चले भाई। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुए, मतलब सत्ता हथियाने के लिए आपस में भाई भाई से लड़ता रहा, आपस में इनके संघर्ष चलता रहा। यही कारण था कि मराठाओं को उत्तराधिकारी के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया। जब दो लड़े तब इनको बीच में दखल देने का अवसर मिल गया, और मराठा तो इसी ही समय के इंतजार में थे भाई। सबसे पहले हम देख रहे हैं जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। कहां का उत्तराधिकारी संघर्ष? जयपुर का। देखिए उदयपुर के एक महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय। कौन से महाराणा? अमर सिंह द्वितीय। इनकी पुत्री थी चंद्र कुंवर। चंद्र कुंवर, इसका विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 में इसी शर्त पर हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही जयपुर का अगला शासक बनेगा। मतलब है अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्र कुंवर, इससे उत्पन्न होने वाला पुत्र ही जयपुर का राजा बनेगा। आगे क्या हुआ? 1743 ईस्वी में जब सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई, तब मेवाड़ की राजकुमारी जो थी चंद्र कुंवर बाई, इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था माधो सिंह। माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मतलब सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह यहाँ के शासक बने, लेकिन माधो सिंह जो कहाँ के भांजे थे? मेवाड़ के भांजे थे। ये अपने मामा की सहायता से ईश्वरी सिंह को चुनौती देते हैं, और यही चुनौती क्या होती है? उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बन जाती है। देखिए इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, होलकर किन का साथ देते हैं? वो माधो सिंह का साथ देते हैं। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू का युद्ध होता है भाई। इन युद्धों को क्या बोलते हैं? कौन से युद्ध बोलते हैं? उत्तराधिकारी युद्ध। उत्तराधिकारी युद्ध कौन कौन से? राजमहल, टोंक व बगरू जयपुर के युद्ध। ये कब होता है?
ये होता है आपके 1747 में। और अपना देश आजाद कब होता है? ठीक इसके 200 साल बाद 1947। अपना राज अपने हाथ में कब आता है? 1947 में। और राजमहल का युद्ध कब होता है? ठीक 200 साल पहले 1747 में। इसके एक साल बाद 1748 में कौन सा युद्ध होता है? ये बगरू का युद्ध होता है। इसमें ईश्वरी सिंह जीतता है और इसमें माधो सिंह जीतकर यहाँ का शासक बन जाता है भाई। तो बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार हो जाती है और ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। इस सरलाट बनाई हुई है भाई जयपुर में, किनके द्वारा बनाई गई है? ईश्वरी सिंह के द्वारा। तो देखिए अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी, ये सवाल आपको आरबीएसई में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो कहीं बार नहीं पढ़ा है किसी भी गाइड में। देखिए यहां से ऐसे ऐसे सवाल उठा के एग्जाम में दे देते हैं, फिर आप सोचते हो कहां से आया, कि यहीं से आता है। तो सेनापति थे ईश्वरी सिंह के, क्या नाम था? हरगोविंद नाटाणी। इनकी कुटिलता मतलब धोखे के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। इन्होंने विश्वासघात किया जिसके कारण ईश्वरी सिंह को अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्महत्या करनी पड़ी। ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन जाता है। ये तो था जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष जिसमें मराठाओं ने हस्तक्षेप किया और सहायता किसकी की? माधो सिंह की। मैं से मराठा, मैं से माधो सिंह। तो जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठाओं ने माधो सिंह की सहायता की और आखिरकार में माधो सिंह यहाँ के शासक बने। अब देखते हैं जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। यहां से सेकंड ग्रेड में अभी एक एग्जाम हुआ है, उसमें सवाल भी आया है। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठाओं ने हस्तक्षेप किया। जोधपुर की राजनीति में अपना हाथ बीच में लाए कौन? मराठा। यहां पर जो उत्तराधिकारी संघर्ष है कौन से दो राजाओं के बीच हुआ? राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होता है भाई। तो आपको कोई पूछे कि राम सिंह और बख्त सिंह नाम के शासक कहां पर सत्ता हथियाने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं या उत्तराधिकारी संघर्ष इन दोनों के बीच में कहां होता है? कौन से रियासत को हथियाने के लिए होता है? तो वो जोधपुर के लिए होता है। राम सिंह और बख्त सिंह, यहां से सवाल आया था कि राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष कहां पर हुआ? तो वो जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष था भाई। याद रखना, यहां से अभी लेटेस्ट सवाल पूछा गया है। पेशवा सिंधिया व होलकर ने हस्तक्षेप किए और इनका लगातार राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता गया। अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। देखिए जो है अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, कायदो इको है भाई। इको कायदो मोटो है, जन इको कायदो पहली बने, छोटके को बाद में बने। तो कायदा तो किसका था? बख्त सिंह का था। लेकिन मराठाओं ने बीच में हस्तक्षेप करके राम सिंह की सहायता करी, जिसके कारण राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। नुकसान क्या हुए? नुकसान ये हुआ कि मारवाड़ का विभाजन हो गया। यहाँ की आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। अरे भाई, जब कहीं युद्ध होता है तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थोड़ी होती है, वहां की स्थिति बिगड़ती है, रुपए पैसे खर्च होते हैं, जनमाल की हानि होती है। यही दशा थी जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ जोधपुर में, तो मारवाड़ का विभाजन हुआ, यहाँ की आर्थिक दशा बिगड़ गई, शोचनीय हो गई और व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई यहाँ की। कुल मिला के मारवाड़ को काफी नुकसान उठाना पड़ा और मराठाओं की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अरे जब मराठा सहायता करेंगे तो वो निस्वार्थ भाव से थोड़ी करेंगे, वो तो जिसकी सहायता करेंगे उससे रुपए पैसे लेंगे, उससे सेना लेंगे। तो उनकी तो लगातार दिन प्रतिदिन मांगे बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। उनको तो एक ही चीज चाहिए थी, सत्ता प्राप्ति या पैसा या सेना। आगे देखिए मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष। हमने दो संघर्ष देखे, जयपुर का संघर्ष देखा माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य, हमने जोधपुर का संघर्ष देखा राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य, और अब देख रहे हैं मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष। देखिए 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने के बाद हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। जब 1761 में मेवाड़ में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो हरि सिंह जी को यहां पर गद्दी पर बैठा दिया जाता है, राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। कुछ समय बाद यहाँ के दो दावेदार हो जाते हैं,
अरि सिंह के अलावा यहाँ पर रतन सिंह भी दावा ठोक देते हैं और यहीं से कले की शुरुआत होती है। अरि सिंह व रतन सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। याद कैसे रखोगे कि मेवाड़ में किन दो राजाओं के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ? तो ए फॉर अरि सिंह, रे फॉर रतन सिंह, एक ही नाम से दोनों नाम निकल के आ रहे हैं। अरि सिंह और रतन सिंह के मध्य मेवाड़ में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और अपने जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष मारवाड़ में राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य हुआ। जयपुर में माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ, जहां पर दो युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? एक राजमहल का युद्ध और दूसरा बगरू का। एक 1747 में, दूसरा 4748 में। 1747 का जो युद्ध है वो ईश्वरी सिंह जीतते हैं और 1748 का जो युद्ध है वो माधो सिंह जीत जाते हैं और जयपुर की सत्ता उनके हाथ में आ जाती है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर लेते हैं ईश्वरी सिंह, जिन्होंने जयपुर में इसरलाट का निर्माण करवाया था। इसरलाट क्या था? एक आदमकद मूर्ति है भाई। परिणाम स्वरूप गरे युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा। कहां पर? मेवाड़ में जब हरि सिंह और रतन सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, इस कारण गरे युद्ध में मराठाओं ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इनका हस्तक्षेप बीच में आया। क्यों आया? क्योंकि दोनों में से एक ने क्या कहा कि भाई हमारी सहायता कीजिए, और जब सहायता के लिए बोलेंगे तो आएंगे। आएंगे क्यों? क्योंकि इनको लालच था। लालच किसका? अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, रुपए पैसों का। तो ये तो दो भाइयों के बीच में आने वाले ही थे। परिणाम स्वरूप राजस्थान के शासकों के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठाओं का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता रहा। यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। किससे? जब मराठाओं का हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ा तो राजस्थान का जो विकास है उसमें रोड़ा अटक गया भाई। अब देखिए क्या हुआ। अपने राजस्थान में मुगलों ने शासन किया, मराठाओं ने परेशान किया, अंग्रेजों ने सताया। मतलब है अपन सता के इतना अपने को पक्का बना दिया कि अब हमें कोई सता नहीं सकता। इतने मजबूत हम हो गए। पहले मुगल, उसके बाद कौन? मराठाओं ने परेशान किया और उसके बाद अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि हमने अंग्रेजों को बुलाया। किस कारण? जब मराठा हमें ज्यादा परेशान करने लगे तो हम यहाँ के राजा महाराजा अंग्रेजों से संधियां करने के लिए मजबूर हो गए। ये अंग्रेज और उनसे की जाने वाली संधियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठाओं द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासक, यहाँ के सामंत और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठाओं ने क्या किया? यहाँ अराजकता फैलाई, जिससे यहाँ के राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का झुकाव हुआ, क्योंकि अंग्रेज तो टकटकी लगाए बैठे थे कि कब वहां से न्योता आए और हम वहां पर इंटरफेयर करें। तो इनको ये मौका मिल गया जब राजस्थान में मराठाओं ने अराजकता फैलाई। वे अपनी शक्ति के विस्तार, राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए पहले से ही तैयार थे। किस कारण? अपनी शक्ति के विस्तार के लिए। अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी शक्ति के विस्तार के लिए यहाँ के राजाओं से संधियां की। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण यहाँ के राजाओं से संधि की और यहाँ से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के कारण या इसकी महत्वाकांक्षा रखते हुए यहाँ के राजाओं से संधियां की। 1817 और 1818 में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू की। संधियां शुरू कब हुई यहाँ के शासकों और अंग्रेजों के मध्य? 1817-18 से संधियों की शुरुआत होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत कौन सी? भरतपुर। भरतपुर राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की। कब है? 19 सितंबर 1803 ईस्वी में। 19 सितंबर 1803 में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की। 1818 में, मतलब ये 1803 की बात है। 1803 में सबसे पहले भरतपुर ने की। उसके बाद बहुत ज्यादा संधियां जो बीच में हुई वो कब हुई? 1817-18 में। इस 1-2 साल के पीरियड में राजस्थान के अनेक जो रियासतें हैं उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की। उनसे बहुत पहले भरतपुर ने कर ली थी,
यहां से सवाल बनता है कि अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि करने वाला राज्य कौन सा? वो भरतपुर राज्य था भाई। राजस्थान की भरतपुर रियासत ने सबसे पहले 19 सितंबर 1803 में संधि की। 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। मतलब यह है कि सिरोही के अलावा 1818 तक राजस्थान की लगभग रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही पहले संधि नहीं कर पाई और उसके बाद 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर किए। किसने? सिरोही ने। तो सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी? सबसे पहले अंग्रेजों से संधि भरतपुर। कब है? 1803 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में सवाल बनता है। सबसे बाद में अंग्रेजों से संधि किसने की भाई? सिरोही ने की। किसने? सिरोही ने की। कब की? 1823 ईस्वी में। ये दोनों सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इस प्रकार बहुत ही कम समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था और यही अंग्रेज चाहते थे कि राजस्थान में अपनी सत्ता हो। आगे देखिए, इन संधियों के परिणाम निकलकर क्या है? अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज क्या था? कृषि भूमि पर दिया जाने वाला कर। अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी शासकों की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई। क्योंकि देखिए भाई, अपन लगातार किसी का कर चुकाते रहते हैं तो उस राज्य की जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है। तो खिराज से यहाँ के जो राजा महाराजा है उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। ये तो पहला परिणाम निकल के आया था संधियों का। और क्या आया था? अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अरे पहले किसी की मजाल थी क्या कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे? जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुए, मराठाओं ने राजस्थान में प्रवेश किया, भयंकर अराजकता फैलाई, तो उनका इलाज करने के लिए अंग्रेजों से यहाँ के शासकों ने ताली मिलाई और अंग्रेज तो पहले इसी अवसर में लगे हुए थे। जब ये अवसर मिला तो उन्होंने राजस्थान में एंट्री करी और यहाँ से संधि करी। संधि में क्या? संधि में अपनी सुरक्षा के बदले यहाँ के राजा महाराजाओं से कर लेते थे। एक खिराज जो कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर था, ये लगातार देने के कारण यहाँ के राजाओं की आर्थिक स्थिति वो खराब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? ये अपना एक एजेंट वहां पर निर्धारित करते थे हर रियासत में, जिसके कारण शासकों के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों को इंटरफेयर करने का मौका मिल गया था। ये दूसरा परिणाम निकल के आया संधि का। पहला, यहाँ के शासकों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई, यहाँ के जो रियासत है उसमें अंग्रेजों को इंटरफेयर करने का मौका मिला। और क्या हुआ? अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इन्होंने कहा कि सामंतों को इतनी सुविधा क्यों दे रहे हो, इनको अधिकार क्यों दे रहे हो? ये बात किनको कही? यहाँ के शासक लोगों को कही, जिसके कारण सामंतों में भी क्या है? असंतुष्टि पैदा हो गई। वो पैदा होने का मुख्य कारण है उनकी प्रतिष्ठा को हानि हुई थी, जो इनडायरेक्ट तौर पर अंग्रेजों द्वारा की गई। स्वदेशी जो व्यापार है वो नष्ट हुआ। उद्योग हस्तशिल्प किए है तमाम इन जो उद्योग धंधे इनको हानि पहुंची। किस कारण? अंग्रेजों से संधि करने के कारण। क्या क्या नुकसान हुए? यहाँ के शासकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। और क्या हुआ? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और क्या हुआ? यहाँ के जो शासक लोग थे उनको सामंतों के खिलाफ, जो सामंत थे उनके खिलाफ भड़काया, जिसके कारण उनके विशेषाधिकार छीन लिए गए और उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची, तो वो नाराज हो गए।
संधियों के कारण स्वदेशी जो व्यापार था उसको नुकसान हुआ, उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, जो छोटे उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए, हस्तशिल्प जो हाथ से काम किया जाता था वो छोटे कुटीर उद्योग है वो भी नष्ट हो गए थे। राजस्थान में ईसाई मिशनरी, अरे अंग्रेजों का धर्म कौन सा था? ईसाई था। ईसाई मिशनरी का प्रवेश होने से ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। ये भी एक क्या है, यहाँ असंतोष का कारण बना। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हो गई। ये देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ की जनता और शासक क्या है, अंग्रेजों से नाराज हो गए थे उनकी नीतियों के कारण, और उसका परिणाम निकल कर क्या आया? सबसे बड़ा परिणाम जो निकल कर आया वो 1857 की क्रांति। ये एक उबाल था यहाँ की जनता का अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखिए कुछ शब्दावली है जो आपके आरबीसी की किताब में दे रखी है, ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। कई बार आरएक्स जैसे एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि अहदनामा क्या है, चौथ क्या है, खिराज क्या है। तो अहदनामा का मतलब क्या है? इकरारनामा, समझौता, प्रपत्र। ये कब हुआ था? जब हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी में, जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में। तो अहमदनामा का मतलब होता है समझौता, प्रपत्र। चौथ क्या था भाई? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। ये चौथ वसूली करते और बदले में उनको सुरक्षा मुहैया करवाते थे। अरे सुरक्षा मुहैया किनसे करवाते थे? अपनों से ही करवाते थे। जब आपस में यहाँ के शासक लड़ते थे, मराठों को क्या मिला? लाभ मिला, उनको हस्तक्षेप करने का मौका मिला, और बोलते मैं तेरे उस भाई से तेरी रक्षा करूंगा। तो ये देखिए जब आपस में फूटती तब यहाँ से ये खूब सारे चौथ के रूप में, चौथ वसूली के रूप में यहाँ से धन दौलत लेकर गए। किस कारण लेके गए? भाई भाई से यहाँ पर लड़ता रहा, एक भाई से सुरक्षा के लिए दूसरे भाई से ये वसूली करते थे। मराठा चालाक थे और यहाँ भाई भाई से लड़ता था। खिराज क्या था भाई? खिराज कृषि भूमि पर लगने वाला कर था। तो ये था आज का अपना प्यारा सा टॉपिक। कक्षा 8 का जो पहला अध्याय है उसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कराया है, और इस अध्ययन के बाद इस अध्याय में एक भी सवाल ऐसा नहीं बचता जहां से परीक्षा की दृष्टि से एग्जामिनर सवाल बना सकता है। तो लगे रहे और पढ़ते रहे अपने साथ मजे के साथ। क्लास को शेयर जरूर करें भाई, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपके लिए, मेहनत करते हैं, नोट्स बना के लाते हैं और फिर यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो थोड़ा आउटपुट आपसे भी मिलना चाहिए। आप भी पढ़ाई करो और इनको अच्छे से पढ़ो, अपने यार दोस्तों और कोई भाई बहन और तैयारी करता है तो उनको भी शेयर किया करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आपको लगे कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो ऐसे नहीं क्लास देख के निकल जाओ, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, कमेंट भी करके बताया करो कि अच्छा पढ़ा रहे हो या अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ताकि हमें पता तो चले कुछ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।